नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज़ 24 की खास पेशकश बंगाल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और इस मंच पर देश की पश्चिम बंगाल की तमाम दिग्गज हस्तियां आ रही हैं और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता ही नहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी कांग्रेस के नेता हैं। फिलहाल थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वो चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, तो लोकसभा के कांग्रेस के नेता तो नहीं हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। अधीर बाबू, इस चुनाव में कांग्रेस कहां है? आपको पहले थोड़ा सुधार दें कि मैं अभी भी फिलहाल भी लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता ज़रूर हूं और कुछ समय के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को दिया है ना। कुछ समय की बात, ये ऐसा नहीं, एक भ्रम फैला जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की जो नेता है उनको बदली किया गया है, उनके बदले नहीं, बदली नहीं किया गया है। ये नहीं, ये एक ऐसा एक वातावरण पैदा किया गया था कुछ दिन पहले, और वो भी हमारे नेशनल बहुत सारे चैनल थे, वो भी ये भ्रम फैलाते। हो सकता है कि उनको अनजाने में ये हो गए, तो इसका मैं स्पष्टीकरण पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि हमारे जो लोकसभा की जो हमारे पार्टी के जो स्ट्रक्चर है उसमें लीडर, डिप्टी लीडर, चीफ व्हिप और 2 व्हिप होते हैं। तो लीडर नहीं है, चुनाव के लिए मैं यहाँ आ गए। एग्जैक्टली। डिप्टी लीडर नहीं है, चुनाव के लिए असम चले गए। चीफ व्हिप नहीं है, चुनाव के लिए केरल चले गए। और एक व्हिप नहीं है, चुनाव के लिए तमिलनाडु चले गए। तो रह गए बस एक ही व्हिप, उनका नाम है हम सब के बड़ा प्यारा बिट्टू। तो उसी को हम सब कहा कि जब तक मैं नहीं आ रहा हूं तब तक तुम हमारी तरफ से तुम ये देखभाल करो, कभी किसी चीज़ का जरूरत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन पे वार्ता करो, हम तुरंत आपको साथ चर्चा करके सारे कुछ फैसला करेंगे। बस यही इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले इस तरह की ये भ्रम फैला गया था कि मुझे जवाब देते देते हैरान होने पड़ी। ये जो भ्रम की बातें हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हैं, ये कंट्रोवर्सीज हैं, ये आपके नाम से ही क्यों जुड़ जाती हैं अधीर दादा? पता नहीं मेरा अधीर के और एक नाम कंट्रोवर्सी रख देने से अच्छा होगा। नहीं, कंट्रोवर्सी इसलिए, मैं कंट्रोवर्सी से ही शुरू करता हूं। करिए। आपने कहा कि ममता बनर्जी को चोट लग गई पैर में और वो व्हीलचेयर पर प्लास्टर के साथ अब वो प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। आप उसे सियासी पाखंड कहते हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग, मनीष तिवारी, वो कहते हैं कि नहीं, एक महिला पर हमला किया गया है। ये कांग्रेस में ही दो फाड़ क्यों? ठीक है, अमरिंदर सिंह जी एक चीफ मिनिस्टर है, गहलोत साहब जी एक चीफ मिनिस्टर है, हमारे पार्टी के दिल्ली नेता बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। उनकी तरफ से शायद ये लगा कि उनको सहानुभूति दिखाना चाहिए, दिखाया, अच्छा किया। मैं इसलिए कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस घटना को एक साजिश, उन पे हमला, उनकी मारने की कोशिश, तरह तरह के बयान शुरू के दिन में पेश किया गया था, मैं उनकी उस बयान को विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था कि वो मुझे सच्चा नहीं दिखा। आज भी इसे सियासी पाखंड मान रहे हैं ममता बनर्जी का? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने शुरू के दिन में, मतलब पहली रात में ये कही थी कि ये साजिश है, ये हमला है। उनके पार्टी के लोग चुनाव आयोग से जाके ये कही कि ये ममता बनर्जी को हत्या करने के लिए, उनको जान लेने के लिए एक जानलेवा हमला हुई थी। बाद में खुद ममता बनर्जी कह रही है कि ये हमला नहीं बल्कि एक हादसा हुआ, धक्का मुक्की हुई 4-5 लोग। हाँ। तो हमला से तुरंत एक दिन के बाद हादसा में चले आए, तो हमला तब्दील हो गए हादसा में। तो इसलिए इनको क्या कहना चाहिए? आपके मन में इतनी नफरत क्यों है ममता बनर्जी? कोई नफरत नहीं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं दादा, सुनिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि तृणमूल और कांग्रेस डीएनए तो एक ही है, ये साथ भी आ सकते हैं।
सोनिया गांधी और ममता बनर्जी में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और मैं ये प्रोफेसर सौगत रॉय उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सवाल के तौर पर पूछ रहा हूं कि सोनिया ममता में दिक्कत नहीं, दिक्कत अधीर बाबू हैं बीच में। हाँ, बात तो ये बड़ी, ये वेस्ट बंगाल की कांग्रेस और सेंट्रल कांग्रेस जो है, आर दे ऑन द सेम पेज? बिल्कुल सही कहा। हमारे पार्टी के जो दिल्ली के नेता है वो जरूर सही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं कि उनको स्थान पे उस तरीके की बयान पेश करना जरूरी है। और हम क्यों करते हैं जानते हैं? कोई नफरत नहीं। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, जिस दिन ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पे साझा की थी, उस दिन बीजेपी पार्टी की तरफ से उस समारोह में जय श्री राम नारा लगाए गए। ममता बनर्जी रूठ होकर मंच छोड़ के चली आई थी। सबसे पहले इस विषय को सामने रखते मैं विरोध जताया, मैंने प्रोटेस्ट की थी। क्या प्रोटेस्ट किया था? हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री और वो भी साथ एक महिला, उनसे इस तरीके की बदसलूकी, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बीजेपी नहीं कहा, उनके पार्टी के लोग कहने के पहले मैं कह दिया तो लोग घबरे गए। मैं ऐसा आदमी हूं जो हाँ को हाँ कहता है, ना को ना कहता है। अब फिर आप ये कह सकते क्यों आप ऐसा कर रहे हो? ये नफरत नहीं, ये नफरत नहीं, सच्चाई को मैं सामने रखना चाहता हूं। ये पॉलिटिक्स है, सच्चाई को सामने रखना चाहते हैं। दिल्ली के जो नेता सही कह रहे हैं, उस स्थान पर बैठकर उनको यही बोलना चाहिए। मैं बंगाल में किस लिए कह रहा हूं? ये अंदर की हमारा जो असंतोष है, हमारे अंदर की जो आक्रोश है, उनको हम व्यक्त कर रहा हूं। आपको अगर इसमें लगे कि दिल्ली से हमारा कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। क्योंकि आपका पिता एक गार्जियन होते हैं, उनकी बात की लफ्ज दूसरे तरह होते हैं। आप घर का बेटे हैं, हर वक्त मैदान में लड़ते हैं, आपका लफ्ज अलग से होगा। ये बड़ा नॉर्मल चीज है, इसमें कोई ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है कहां इसके अंदर कोई खाई है, कहां कोई दूसरी जगह खाई है। ये खाई को बढ़ चढ़ा के कहे और कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लफड़ा को हम सामने उजागर करने का कोशिश करें, इसमें कोई मतलब साबित नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं खुले तौर पे कहता हूं। नहीं, 1991 में जो आपने पहला चुनाव लड़ा, 300 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने आप पर हमला किया था, मुझे उसका भी पूरा इल्म है, पूरी जानकारी है। तो ये लड़ाई तो आप लंबी लड़ते आए हैं। लेकिन मैं अभी वो दरार वाली जो बात थी, अब आप आईएसएफ के साथ, फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ टाई अप करते हैं, तो आप ही के नेता, आप ही के सहयोगी आनंद शर्मा कहते हैं कि गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ चले गए हैं, अलहदा चले गए, ध्रुवीकरण हो गया, कम्युनल हो गई कांग्रेस। कहा था, उसका जवाब मैंने दे चुका हूं। अगर आपको पास वो जवाब नहीं मिले तो हमारा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग चोरी छुपी कुछ नहीं किया। राजस्थान में अजमेर शरीफ है, उसके बाद बंगाल में फुरफुरा शरीफ, और ये फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल का रिश्ता आज से नहीं, सदियों से है। वहाँ हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, सिख जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, सब जाते हैं। तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, उन्होंने इच्छा जताई कम्युनिस्ट पार्टी को कि आपसे हम मिलके लड़ना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने इजाजत दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारे पार्टी के 2016 साल में चुनावी गठबंधन हुई थी, आज नहीं। तो इस बार भी हम लोग फैसला किया था, अगर लेफ्ट पार्टी चाहे तो इस बार भी हम चुनावी गठबंधन के लिए आगे चलेंगे। बीजेपी को मौका देते हैं आपकी ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगी? कोई तुष्टीकरण की बात नहीं है। हमारे पार्टी सीपीएम पार्टी के साथ 2016 साल में भी चुनावी गठबंधन किया था, आज भी चुनावी गठबंधन किए हैं। हम सीपीएम पार्टी से मांगा था 92 सीट्स, सीपीएम पार्टी हमें दे दिया 92 सीट्स, मसला खत्म। और हम ये कह दिया कि जिसका साथ आप लोग गठबंधन बनाना चाहते बना सकते, लेकिन लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। आप लेफ्ट के जूनियर पार्टनर बन गए क्या? किसका कोई जूनियर पार्टनर नहीं, इक्वल पार्टनर। 130 सीपीएम लड़ रही है, आप 92 सीटों पर। पिछले बार भी हम लोग 92 सीट में लड़े थे, ये नई बात नहीं। 2016 में भी हम 92 सीट्स में लड़े थे, इस बार भी हम 92 सीट से मांगे हैं।
वो दे दिया है। तो ये सीपीआईएम जिसके गुंडे आप पर जानलेवा हमला किया, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? किया, बिल्कुल अच्छा सवाल किया, मैं जरूर जवाब दूंगा। इसलिए जवाब देना चाहते हैं कि ये वाजिब है। आज क्या हुआ जानते हैं? सीपीएम पार्टी के जो गुंडे दरिंदो उस समय के थे, वो सारे सीपीएम पार्टी छोड़ के कहां पहुंचे? कहां चले गए? टीएमसी में, जा रहे हैं बीजेपी में। तो जो लाल गुंडे थे नीली गुंडी हो गए, नीली गुंडा बन गए टीएमसी पार्टी नील, कम्युनिस्ट पार्टी लाल, बीजेपी पार्टी भगवा। लाल पार्टी के जो गुंडे थे नील पार्टी में चले गए, और नील पार्टी से गुंडागर्दी करने के बाद वो भगवा पार्टी में चले गए। सीपीएम पार्टी में आज वो गुंडा नहीं है जिस गुंडे के खिलाफ हम लोग एक समय लड़ते थे। पर जानकार कह रहे हैं कि अब तो ये सीधी लड़ाई बीजेपी तृणमूल में हो गई, तो कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? और एक भ्रम है, कुछ महीने पहले ये भ्रम फैला गया था कि चुनाव होगी बाइनरी, दोनों शक्ति के बीच ये टकराव होगी। आम लोगों के अंदर ये नैरेटिव, आजकल कहते हैं ना पॉलिटिकल नैरेटिव, ये नैरेटिव फैला गया था कि दोनों पार्टी के बीच चुनावी जंग होगी। कोई कहते कि बीजेपी जीतेगा, कोई कहते कि टीएमसी जीतेगी। बीच में हमारी बात किसने नहीं करते। डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार भी हैं आप, आपने लोकसभा में ये बात कही स्पीकर को कि डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया वालों ने हमें पूछता नहीं था, इसलिए नहीं पूछता था कि ये बेकार आदमी पूछने में क्या फायदा। ये आपकी हाउस की एक एक पॉलिसी होते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना नहीं है। ये बात आपने खुद की अपनी। टीआरपी कैसे क्या होते हैं, कुछ दिन पहले आपको ये भी मालूम हो गया, मुंबई से टीआरपी की जो अंदर टेम्परिंग चलते हैं, जो छेड़खानी होते हैं टीआरपी को लेकर, ये भी आपको जानकारी है। आप चाहते हैं कि कोई जसीला खबर आए, आप चाहते हैं कि कोई सनसनीखेज मसला सामने आए क्योंकि आपका टीआरपी बढ़ेगा, तो आप कर सकते हैं, ये आपका पूरा आजादी है। लेकिन आप कांग्रेस कहां खड़ी है आज इस चुनाव में? एक मिनट, आपको मैं बड़ी हिम्मत से, बड़े तसल्ली से ये बात कहते हैं कि पिछले कोई 2-4 महीने पहले भी कांग्रेस पार्टी चर्चा में नहीं आए थे, कांग्रेस सीपीएम पार्टी चर्चा में नहीं आए थे। हम लोग फैसला किया एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, हमारा रेलिवेंसी को बढ़ाना चाहिए, हमें आंदोलन छेड़ना चाहिए सारे बंगाल में। और क्या हुआ नतीजा? पिछले कई महीनों के अंदर धीरे 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 लेफ्ट कांग्रेस लेफ्ट ये एक थर्ड फोर्स की हैसियत से उभर रहे हैं। तो आपका मोर्चा सरकार बना रहा है, क्या आप इस बात का दावा कर रहे हैं? वो जनसैलाब, आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आपका टीवी में आपका वो जो कॉन्क्लेव होते हैं, इसमें वो ब्रिगेड की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की जो जनसैलाब हुई थी उसको तस्वीर थोड़ा दिखाइए ना। हमने दिखाई है, मैं तारीख समेत बता रहा हूं आपको। हमारी तरफ भी कुछ तो आपको देखना पड़ेगा ना, सारे निगाह उधर चले जाएगा तो बाकी दुनिया तो... हमारी निगाहें तटस्थ हैं अधीरदा, हम बिल्कुल तटस्थ हैं। तो एक बात धीरे धीरे क्या हुआ, थर्ड फोर्स जो हम कहते थे कि पिछले ये द्विकोणीय लड़ाई थी, ये द्विकोणीय चुनाव थी, अभी ये त्रिकोणीय बन गई है। आपको क्या लग रहा है मुद्दे क्या बन रहे हैं चुनाव में? हमारा मुद्दा बंगाल अभी फिसड्डी में चल रहे हैं। एक जमाना था विधान चंद्र राय जी जब मुख्यमंत्री रहा करते, ये बंगाल ही हिंदुस्तान में 1 नंबर में थे, 1 नंबर में। आज जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होता है, HDI, बंगाल की स्थान हो गया 28 नंबर पे। तो फिसड्डी में जाने लगे बंगाल, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई रोजगार है, ना कोई या कॉमर्स है, कुछ नहीं है। बंगाल के लाखों की तादाद में नौजवान क्या करते हैं, स्टेट छोड़ के बाहर चले जाते हैं, प्रवासी मजदूर की परिचय लेते हुए चले जाता है हमारा सूबे छोड़ के बाहर। केरल में जाइए बंगाल के लेबर, गुजरात में जाइए बंगाल का लेबर, महाराष्ट्र में जाइए बंगाल का लेबर, आप जहां रहते हैं दिल्ली में जाइए, हर बिल्डिंग में बंगाल का लेबर काम कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा नहीं था, एक जमाना था सारे हिंदुस्तान से लोग काम करने के लिए आते थे बंगाल में। आज बंगाल को ये हालत हो गई कि रोटी रोजी के लिए, पेट पालने के लिए बंगाल के नौजवानों को जाने पड़ता
बंगाल छोड़ के दूसरे सूबे में। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर ऊपर चुनाव होना चाहिए, ये वाजिब है, होना चाहिए, लाजमी है, यही होना चाहिए। लेकिन बंगाल में ये अब नहीं हो रहे हैं और खासकर नहीं होने का कवायद शुरू किया गया है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को बंगाल में कुछ उनका कुछ देने का नहीं है, कुछ है ही नहीं। पिछले बार ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई थी, बीजेपी काउंटर तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए चुनाव अपने दो पार्टी में बंटवारा हो गए। बीजेपी पार्टी को लगता है काफी इजाफा हो गए, लेकिन अंदर की बात अलग है, उनकी पार्टी का संगठन नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए जिस मोदी साहब ने सारे हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, सारे हिंदुस्तान को 2 वक्त दिन में कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, और उनका पार्टी के बंगाल के लोग आत्मनिर्भर तो नहीं बन पाए, वो मोदी निर्भर होते लगे। वो मोदी निर्भर हो रहे हैं, अमित शाह निर्भर हो रहे हैं, नड्डा निर्भर हो रहे हैं। 4 सांसद विधायकी के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, अच्छा किया स्वपन दास अब ये चुनाव विधायक के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रचार के लिए बिना मोदी काम नहीं बनेगा, बिना कानू गीत नहीं बजेगी। तो ये मोदी निर्भर चुनाव है बीजेपी के लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब आत्मनिर्भर बनो, लेकिन बंगाल का बीजेपी कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते मोदी साहब, हम मोदी निर्भर होना चाहते हैं। मैं मोदी निर्भर होकर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो अगर आपकी टीम में एक स्टार बैट्समैन है, उसे उतारोगे ना क्रीज पर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो अभी यहां उतरे भी नहीं। अरे कम से कम हमारा तो ताकत पहले देखो, हम तो बिना राहुल जी, बिना प्रियंका जी लाखों की तादाद में लोगों को जनसैलाब दिखाए हैं। आखिरी सवाल, अगर 2 मई को अधीर बाबू हंग असेंबली आ जाती है, क्योंकि आपने मेरे उस सवाल का कि आप अपने आप सरकार बना, आप तृणमूल का समर्थन कर सकते हैं क्या? हमारा मकसद सत्ता को कब्जा करना, सत्ता को कब्जा करने की दिशा में अपना कदम उठाए हैं, और जब तक ये मकसद पूरा ना होगा हमारा ये जंग जारी रहेगा। और आप जो कह रहे हैं ये आपकी भावना से कह रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की जवाब हम नहीं दे सकते। इसलिए हमारा मकसद बिल्कुल तैयार है, हम वहां तक पहुंचेंगे, वो आलम हमें हासिल करना है, ये मकसद को सामने रखकर हम चुनावी जंग में उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस मंच पर अधीर रंजन चौधरी थे। हम सीधे ये कार्यक्रम आपको बहरामपुर से दिखा रहे हैं। हम कोलकाता से बहरामपुर आए और ये बेबाक बातचीत हमने की है अधीर रंजन चौधरी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। इस मंच पर और बड़ी हस्तियां आती रहेंगी। नमस्कार।